ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज हम बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस लेकर के आए हैं, जिसमें से 75 क्वेश्चन समान अध्ययन का है। ठीक है, तो जिनका भी जितना स्कोर आएगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा कितना स्कोर आया है। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है। तो भारतीय संविधान में जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में जो 2/3 जो है तत्व लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक अधिकार की संख्या जो था वो कितना था, तो 7 था। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में कितना है, तो 6 है। तो किसको हटाया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, हटाया गया। कब हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है, संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300 अनुच्छेद कितना, तो 300 के क्रम में इसको रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा जो है गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ग्राम पंचायत का गठन, तो गांधीवादी दर्शन पर आधारित कौन कौन है पहले हम ये जान लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि ग्राम पंचायतों का गठन ये आधारित है। फिर है कि ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना ये भी आधारित है। फिर कह रहा है कृषि एवं पशुपालन का संगठन ये भी क्या है, गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। और एक दो और है इनका और भी शामिल था क्या, कि मद्य निषेध। क्या था, तो मद्यपान पर निषेध था, मद्यपान पर निषेध था। और चौथा जो था हमारा कि गोवध पर, यानी कि गौ हत्या पर क्या था, गौवध पर भी निषेध किया गया था। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर, कि मजदूरों का संरक्षण इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान करती है। तो देखिए कह रहा है कि सिफारिशों पर, किसकी सिफारिश पर आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान करती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वित्त आयोग। वित्त आयोग की सिफारिश पर क्या हो जाएगी, सहायता अनुदान करती है। वित्त आयोग का कितना में गठन है, तो अनुच्छेद कितना में है वित्त आयोग, 280 के तहत जो है वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित की गई है। तो देखिए भारत में अवशिष्ट शक्तियां कहते किसको हैं। तो पहले ये जानना है कि वैसी शक्तियां जो न तो राज्य के अंतर्गत है, न तो संघ सूची के अंतर्गत है, न ही राज्य सूची के अंतर्गत है। ठीक है, न तो राज्य सूची के अंतर्गत है और न समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। तो अवशिष्ट शक्तियाँ निहित की गई है, किस में की गई है, तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो निहित की जाती है वो हमारा किस में किया जाता है, तो केंद्र सरकार में की गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है। तो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार जो होता है हमारा भारत के महान्यायवादी। कौन होते हैं, भारत के महान्यायवादी। अब देखिए भारतीय संविधान में भारत के महान्यायवादी कितने अनुच्छेद में इनका वर्णन है, तो अनुच्छेद इसका कितना है, तो अनुच्छेद 76 में है। ठीक है, तो अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा राज्य विधान परिषद या तो बनाया जा सकता है या फिर हटाया जा सकता है। तो इसके लिए अनुच्छेद क्या है, तो अनुच्छेद 169 है। तो देखिए राज्य विधान परिषद को बनाने या हटाने के लिए क्या होता है कि विधानसभा, जिस राज्य में विधानसभा या विधान परिषद को हटाना या बनाना है उस राज्य का विधानसभा के द्वारा, ठीक है, तो उस राज्य के विधानसभा के द्वारा अगर दो तिहाई बहुमत से अगर जो है मान्यता 2 तिहाई बहुमत से अगर प्राप्त हो जाता है, पारित हो जाता है विधेयक, और उसके बाद फिर क्या होता है कि उस पर संसद कानून बना करके उस राज्य से या तो विधानसभा गठित कर सकती है, विधान परिषद गठित कर सकती है, या फिर विधान परिषद को क्या कर सकती है, संसद हटा सकती है। तो इस बात को ध्यान रखना है। और कितना अनुच्छेद में है, तो 169 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्रशासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। तो किस भाग में है केंद्रशासित प्रदेश के बारे में, तो भाग 8 में बताया गया है। ठीक है, भाग 8 में क्या है, केंद्रशासित प्रदेशों का वर्णन है। फिर हम देख लेते हैं कि भाग 9 में क्या है। तो भाग 9 में क्या है, तो भाग 9 में जो है पंचायत है। ठीक है, भाग 9 में क्या है, तो पंचायत है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम भाग 11 की बात करते हैं तो भाग 11 में क्या है, तो संघ राज्य के बीच क्या है, संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है। ठीक है, तो कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किसके कारण होता है, तो इसका कारण क्या है, तो हमारा है फॉस्फोरिक अम्ल है। क्या है, फॉस्फोरिक एसिड के कारण क्या होता है, कोका कोला जैसे पेय पदार्थों का जो है स्वाद कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका जो फार्मूला हमारा होता है कि H3PO4 होता है। क्या होता है फार्मूला, अगर हम फास्फोरिक एसिड की बात करें तो इसका क्या होता है, H3PO4। अब हम कुछ इसमें और देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो गया, फास्फोरिक अम्ल। अब देखिए कह रहा है कि ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड जो है पालक में, ऑक्जेलिक एसिड किस में, तो पालक में। ठीक है, लैक्टिक एसिड तो पता ही है कि दूध से दही में हो गया है ना। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो नाइट्रिक अम्ल जो होता है फिटकिरी हो गया, सोरा हो गया, इस समय क्या होता है, नाइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। अब इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है। क्या होता है, पॉजिट्रॉन। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था वो कौन किया था, जे थॉमसन। जे थॉमसन साहब किए थे। ठीक है, जे थॉमसन किए थे, कब किए थे, तो ये किए थे 1897 में किए थे। ठीक है, 1897 में खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तत्व जो पाया जाता है वो कौन है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। कौन है, हाइड्रोजन है। अगर यही क्वेश्चन रहता कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला गैस कौन सा है, तो क्या हो जाता, नाइट्रोजन हो जाता। कितना पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम किसका है। तो देखिए जब भी अगर क्वेश्चन में कहे कि स्थिर ताप पर कहे तो क्या हो जाएगा, इसका बॉयल का नियम हो जाएगा। क्या होगा, बॉयल का नियम। और वही अगर आपको से कहता कि अस्थिर दाब पर, कहता कि अस्थिर दाब पर, ठीक है, कहता अस्थिर दाब पर, तो अस्थिर दाब पर कहता तो क्या हो जाता, चार्ल्स हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या रहा है, अस्थिर ताप, तो क्या आंसर हो जाएगा, बॉयल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुआं किस प्रकार के विलयन है। अब देखिए विलयन से संबंधित है, तो कह रहा है कि धुआं किस प्रकार का विलयन है। तो धुआं जो है हमारा वो है गैस में ठोस का विलयन है। क्या है, गैस में ठोस का विलयन है। अब इससे संबंधित एक दो प्रश्न और ज़्यादा जाते हैं। अगर कहेगा कि वायु जो है हमारा किस प्रकार का विलयन है, तो वायु जो होता है गैस में गैस का विलयन है। कैसा है, तो गैस में गैस का विलयन है। वही अगर कहता कि कोहरा जो है कैसा है, तो कोहरा हमारा कैसा हो जाएगा, तो कोहरा जो हो जाएगा गैस में किसका विलयन, गैस में द्रव का विलयन हो जाएगा। गैस में किसका हो जाएगा, तो गैस में द्रव का विलयन हो जाएगा। तो ध्यान रखना है ये सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑक्सीजन तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है। ठीक है, तो नहीं पूछ रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ये सभी में क्या होते हैं, ऑक्सीजन तथा अवकरण दोनों एक जैसा आचरण होता है। लेकिन नाइट्रिक अम्ल की अगर हम बात करें तो इसमें दोनों में ऑक्सीकरण और अवकरण में दोनों में एक जैसा आचरण नहीं होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, ध्यान रखना है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो भारत का जो प्रथम महिला आईपीएस है वो कौन है, तो किरण बेदी है। देखिए आईपीएस यहाँ पे बोला है तो क्या हो गया आंसर, किरण बेदी हो गया। वही अगर बोलता कि भारत का प्रथम आईएएस कौन है, तो आईएएस कौन हो जाता, तो अन्ना जॉर्ज हो जाता। क्या होता, अन्ना जॉर्ज हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है। तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश हमारा कौन है, तो प्रथम देश हमारा चीन है। वही अगर इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश कौन है, तो पुस्तक मुद्रित करने वाला भी प्रथम देश कौन होगा, तो चीन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि फॉल बैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो फॉल बैक जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है, तो फॉल बैक जो शब्द है वो किससे है, तो कुश्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो कुश्ती से संबंधित है। इससे संबंधित कुछ और शब्द हैं जिनको याद कर लीजिए, जैसे कि अगर रहेगा डॉग फॉल, क्या रहेगा, डॉग फॉल। ठीक है, रहेगा डॉग फॉल। फिर कहेगा कि फूल, ठीक है, सॉरी फूल नहीं, पूल रहेगा पूल। ठीक है, उसके बाद फिर रहेगा चित, पूल चित,
पूल हो गया, चीत हो गया, फिर डॉगफॉल हो गया, फॉलबैक हो गया, ये सब किससे संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना है कि भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया? तो कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत सर्वप्रथम कब भाग लिया है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो सर्वप्रथम भारत जो है 1934 में भाग लिया है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये पूछ दिया जाए कि सर्वप्रथम जो है राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ, तो सर्वप्रथम जो है राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है 1930 में हुआ है। ठीक है, और कहाँ हुआ है? तो हैमिल्टन में हुआ है, ध्यान रखना है हैमिल्टन। ये सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, ये अगला सेट में हो सकता है कि ये सब प्रश्न आ जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो 1930 में प्रथम जो है राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? तो 1930 में। और कहाँ हुआ था? तो हैमिल्टन में हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट रेखा जो है सबसे लंबी है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका है? तो गुजरात का है। अगर दूसरा नंबर में सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो दूसरा नंबर में सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो महाराष्ट्र का होगा। ठीक है, अगर थर्ड नंबर में पूछे तो थर्ड नंबर में किसका होगा? सबसे ज़्यादा गोवा का होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सिपकिला जो है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश से, तो ये तो सुमेलित है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश से, ये भी सही है। अब कह रहा है नाथुला, नाथुला मेघालय से नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नाथुला कहाँ होगा? नाथुला जो है हमारा कहाँ से है? तो नाथुला जो है हमारा सिक्किम से है। ठीक है, जो जिला जो है जम्मू कश्मीर, तो ये तो सही सुमेलित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नाथुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां है? तो देखिए सुबनसिरी जो है किसकी सहायक नदी है? तो सुबनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगर हम कुछ और बात कर लें कि इस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी क्या है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जैसे कामेंग हो गया। ठीक है, कामेंग है, फिर क्या है? तो कामेंग के बाद फिर क्या है? मानस, मानस है। मानस के बाद फिर क्या हो सकता है? तो संकोश है, संकोश है। ये सभी नदियां जो है हमारा क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है, कामेंग, मानस, संकोश, सुबनसिरी, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक भूभाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सर्वाधिक भूभाग में जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी कितने भागों में? तो भारत के लगभग 42% भागों में जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। अब जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है कि पोटास, जलोढ़ मिट्टी में क्या? पोटास तथा चूना की क्या होती है? प्रचुरता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? ठीक है, तो देखना है तो यहाँ पे सलाल, दुलहस्ती, उरी सभी परियोजनाएं जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। लेकिन पर्वतीय जो परियोजना है, पर्वतीय परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है, बल्कि कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो देख लेते हैं सब कितना कितना लंबा है ना। तो नेशनल वाटरवेज जो हमारा फर्स्ट है वो कितना है? तो 1620 किलोमीटर है। कितना है? तो 1620 किलोमीटर है। ठीक है, ये कितना है? 1620 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं कि दूसरा जो है हमारा नेशनल वाटरवेज 2 जो है वो कितना है? तो ये है हमारा 891 किलोमीटर। कितना है? 891। और जो थर्ड है हमारा नेशनल वाटरवेज थर्ड, ये हमारा 365 किलोमीटर है। और जो 4 नंबर है ये है हमारा 2890 किलोमीटर है। कितना है? 2890। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि जलमार्ग जो है सबसे अधिक लंबी है। तो सबसे अधिक लंबी क्या है? नेशनल वाटरवेज 4 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो है हमारा कहाँ है? तो वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में है। देखिए अब यहाँ पे सब जगह से देख लेते हैं कि कौन कौन। पटना में कौन सा है? तो पटना में जो है जयप्रकाश नारायण है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण है। कौन है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। लखनऊ में कौन है? तो लखनऊ में जो है चौधरी चरण सिंह है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। कोलकाता में कहेगा तो कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ है? तो कोलकाता में है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है? नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंपास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पंपास जो है हमारा अर्जेंटीना का शीतोष्ण घास का मैदान है। अर्जेंटीना का क्या है? शीतोष्ण घास का मैदान है। बाकी सभी जो हैं जैसे सवाना, लानोस, कंपोस, ये सभी क्या है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सवाना कहाँ का है। तो सवाना जो है हमारा अफ्रीका का है। अफ्रीका का
शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान है। लानोस की अगर बात करें तो लानोस कहाँ का है, तो वेनेजुएला का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो प्रथम कहाँ किया गया है, रियो डी जेनेरियो में किया गया है। अब कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। ठीक है, 1992 में हुआ है। और ब्राज़ील में, ब्राज़ील है, कहाँ है, रियो डी जेनेरियो कहाँ है, तो ब्राज़ील में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान निम्न में से कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है, नागपुर में है। कहाँ है ये, नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है, तो नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो कहाँ प्रारंभ किया गया है, ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं, तो ये क्या होते हैं, फाइटो प्लैंक्टन्स होते हैं। कौन होते हैं, फाइटो प्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अभी ध्यान रखना है कि ये जो होता है फाइटो प्लैंक्टन्स जो होता है किस में मदद करता है, तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण करने में क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है। ठीक है, ओजोन परत को क्षय होने से रोकने से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है कब शुरू किया गया था, तो इस बात को ध्यान रखना है, 1 जनवरी 1989 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो नगर नियोजन के लिए जो हमारा प्रसिद्ध है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। कि क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके 2 प्रमुख नगर कौन कौन है, तो हड़प्पा है। ठीक है, हड़प्पा है, उसके बाद कौन है, तो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो इसके 2 प्रमुख नगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना दिया। तो अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाने वाले कौन हैं, तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है दीक्षा किन से लिए थे, तो जैन धर्म के दीक्षा किन से लिए, तो दीक्षा लिए थे किन से, तो इनका नाम क्या था, भद्रबाहु था। भद्रबाहु से दीक्षा लिए। ठीक है, भद्रबाहु से दीक्षा लिए और उसके बाद ये श्रवणबेलगोला चले गए और वहाँ जो है संलेखना विधि से क्या किए, इनको अपना शरीर को त्याग दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्न में से कौन सी कला, बौद्ध कला, ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ग्रीक बौद्ध कला के नाम से कौन जाना जाता है, गंधार कला। कौन जाना जाता है, गंधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो इल्तुतमिश के समय में, किसके समय में, इल्तुतमिश के समय में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वो कौन था, लोधी वंश था। ध्यान रहे कौन वंश था, तो लोधी वंश था। अगर हम बात करें कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी। और अगर हम कहें कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, इब्राहिम लोधी। कौन था इस वंश का अंतिम शासक, इब्राहिम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था। तो दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था, तो विश्व बंधुत्व था। क्या था, विश्व बंधुत्व। अब हम बात करते हैं कि दीन ए इलाही का अकबर जो है स्थापना कब किया, तो दीन ए इलाही का स्थापना 1982 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये दीन ए इलाही का जब स्थापना हुआ तो इसका प्रथम अनुयायी कौन बना। तो प्रथम अनुयायी जो था बना था, ये था बीरबल। ठीक है, प्रथम अनुयायी कौन बना था, बीरबल बना था। और दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था, तो प्रधान पुरोहित जो था अब्बुल फजल था। प्रधान पुरोहित कौन था, तो अब्बुल फजल था। तो ये सभी प्रश्न जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ है, तो 28 दिसंबर, ध्यान रखें 28 दिसंबर 1985 का क्या हुआ, इसका स्थापना हुआ। ठीक है, अब इसका अध्यक्ष कौन बना, तो WC बनर्जी जो थे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। अब कहाँ इसका स्थापना हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। ठीक है, बम्बई में हुआ था। सबसे पहले इसमें प्रतिनिधि कितना भाग लिए थे, तो 72 प्रतिनिधि भाग लिया था।
तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो साबरमती आश्रम का स्थापना गांधी जी के द्वारा 1917 में किया गया। तो ध्यान रहे दोस्तों, जो साबरमती आश्रम है वो पहले क्या था, सत्याग्रह आश्रम था। क्या था पहले, सत्याग्रह आश्रम। और सत्याग्रह जो आश्रम है इसका स्थापना कब हुआ था, तो सत्याग्रह आश्रम का स्थापना 1915 में ही हुआ था। ठीक है, और यही सत्याग्रह आश्रम को, ठीक है, और उस सत्याग्रह आश्रम का स्थापना कहाँ हुआ था, तो 1915 में हुआ था, अहमदाबाद के कोचरब में हुआ था। ठीक है, और इसी को बाद में आगे चल करके जो है सत्याग्रह आश्रम को स्थानांतरित करके क्या किया गया, साबरमती आश्रम कर दिया गया। और साबरमती आश्रम का स्थापना कब हुआ, 1917 में हुआ। तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो देख लेते हैं एक करके। तो साइमन कमीशन जो है हमारा 3 फरवरी, ध्यान रखना है, साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को हुआ। फिर चौरी चौरा की अगर हम बात करें तो ये हमारा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हुआ। पूना पैक्ट की अगर हम बात करें तो पूना पैक्ट जो है 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। अगर हम बात करें गांधी इरविन के तो ये जो है हमारा 5 मार्च 1931 को क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ। तो इसमें से आप देख सकते हैं क्या प्रश्न पूछ रहा है कि पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले कब हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 में हुआ है, उससे जस्ट पहले क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है। तो गीतांजलि जो है किसका संग्रह है, तो कविताओं का संग्रह है। गीतांजलि किसका संग्रह है, तो गीतांजलि कविताओं का संग्रह है, कविताओं का संग्रह है। तो ध्यान रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, ठीक है, 1913 में गीतांजलि के लिए ही नोबेल प्राइज से सम्मानित किए गए थे। नोबेल प्राइज से क्या किए गए थे, सम्मानित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना है कि भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है, थॉमस कप का खिताब जीता। तो भारत ने सबसे पहले जो है इंडोनेशिया को, सर्वप्रथम जो है इंडोनेशिया को हराकर, कह रहा है भारत में किस देश को हराकर भारत ने थॉमस कप जीता, तो इंडोनेशिया को हरा करके थॉमस कप जीत लिया है। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो आयोजन जो हुआ, कहाँ आयोजन हुआ था, ठीक है, तो आयोजन ध्यान रखना है कि बैंकॉक में। कहाँ हुआ था, तो बैंकॉक के, थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है। तो भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो बनाया गया है राजीव कुमार को बनाया गया है, और कितने नंबर के होंगे, तो ध्यान रखना है कि ये 25वें नंबर के क्या होंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। और इसका कार्यकाल कब तक रहेगा, तो इसका कार्यकाल फरवरी 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि दुनिया के पहले जो है पहियों पर संग्रहालय, दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया। ठीक है, यानी कि म्यूजियम ऑन व्हील्स पूछ रहा है। तो म्यूजियम ऑन व्हील्स जो है सबसे पहले कहाँ, तो कोलकाता में। अगर इससे संबंधित एक प्रश्न और है जो आपसे पूछा जा सकता है कि रेस्टोरेंट ऑन व्हील, तो रेस्टोरेंट ऑन व्हील कहेगा, रेस्टोरेंट ऑन व्हील कहेगा। ठीक है, रेस्टोरेंट ऑन व्हील कहेगा तो ध्यान रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि हो जाएगा आसनसोल रेलवे स्टेशन। क्या हो जाएगा, आसनसोल रेलवे स्टेशन। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो टाटा IPL 2022 का खिताब जीता है कौन, तो गुजरात टाइटंस ने। किसने जीता है, गुजरात टाइटंस। ठीक है, गुजरात टाइटंस ने जीता है। ये कितना संस्करण था, तो 15वां संस्करण था। ठीक है, कितना संस्करण था, तो 15वां संस्करण था। और ये कहाँ खेला गया, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया है। तो ध्यान रखना है ये कहाँ खेला गया, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एलिजाबेथ बॉर्न हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो एलिजाबेथ बॉर्न जो है फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। एलिजाबेथ बॉर्न कहाँ के बने हैं, तो फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया है। तो चुना गया है किसे, गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री को चुना गया है। किसके लिए, पुस्तक क्या था इनका, द टॉम्ब ऑफ सैंड था। क्या था, टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड था। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया, तो हिंदी भाषा में ये लिखा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 महामारी के समय निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क, सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित किया था। तो इसके ये जो था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। क्या था, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या था।
तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस 2022 में इसका थीम क्या रखा गया था? तो इसका थीम रखा गया था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। क्या रखा गया था? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, क्या नाम है पुस्तक का? राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है? इम्तियाज अनीस है। कौन है? इम्तियाज अनीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश के द्वारा विकसित दुनिया के पहले डीएनए आधारित जिकोव डी को आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दिया है? तो कहाँ से विकसित किया गया? तो भारत का है। और कौन सा कंपनी में विकसित हुआ है? तो जाइडस कैडिला, याद रखना है, जाइडस कैडिला कंपनी में क्या हुआ है? ये विकसित हुआ है जिकोव डी। जाइडस कैडिला ये कंपनी का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु में? पूछ रहा है कि पादप कौन सा कोशिकांग है जो पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं? तो देखिए क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और ये कहाँ पाए जाएंगे? पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा। तो क्या होगा आंसर? क्लोरोप्लास्ट होगा। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो इंसुलिन का आविष्कार जो किया था वो कौन थे? बैटिंग एवं बेस्ट थे। कौन थे? बैटिंग एवं बेस्ट। अब इसमें ध्यान रखना है कि इंसुलिन में क्या पाया जाता है? तो इंसुलिन में कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि इंसुलिन में पाया किया जाता है। तो इंसुलिन में ध्यान रखना है कि इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। ठीक है, और इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो इंसुलिन का जो स्राव होता है वो अग्नाशय के बीटा सेल से होता है। किस सेल से? तो बीटा सेल से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना है कि दो अस्थियां एक दूसरे से किस अन्य संयोजी ऊतक के द्वारा जोड़ी होती है? तो ये किससे जुड़ी होती है? तो स्नायु से जुड़ी होती है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं लिगामेंट। बहुत सारे लोगों का जो है इसलिए आंसर गलत हो गया होगा क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? लिगामेंट। यानी कि दो अस्थियां एक दूसरे से किस अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जोड़ी होती है? तो स्नायु यानी लिगामेंट के द्वारा जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा है? देखिए B1 है, तो B1 को थायमिन कहा जाता है, तो ये तो सही है। कह रहा है B1 को थायमिन हो गया। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, ये भी सही है। कह रहा है विटामिन ए को एस्कॉर्बिक एसिड तो विटामिन सी को बोला जाता है। विटामिन ए की अगर हम बात करें तो विटामिन ए को क्या बोला जाता है? रेटिनॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये रेटिनॉल बोला जाता है। तो हमारा क्या पूछ रहा था? सुमेलित नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है, तो डीएनए में जो पाई जाती है शर्करा वो क्या होती है? पेंटोस होती है। ठीक है, तो पेंटोस के बारे में ध्यान रखना है कि डीएनए और आरएनए में क्या होती है? ये पाई जाती है क्या? पेंटोस पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो टॉक्सिक में से ध्यान रखना है। टॉक्सिको मीन्स क्या? ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि जीवाणुओं का अध्ययन तो बैक्टीरियोलॉजी होगा। अगर कहेगा कैंसर का अध्ययन तो ऑन्कोलॉजी। ठीक है, तो इस सब को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन से होता है? नाइट्रेट संदूषित भोजन से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है? तो इसके जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कौन करता है? तो लाइसोजोम करता है। अब हम बात करेंगे टाइलिन का काम क्या है? तो टाइलिन का जो है काम वो है स्टार्च से शर्करा में तोड़ना। टाइलिन का काम क्या है? स्टार्च से शर्करा में तोड़ना। ठीक है, टाइलिन का काम क्या है? स्टार्च से शर्करा में तोड़ना। ठीक है, और वही अगर हम बात करेंगे कि जाइमेज का क्या काम है? ठीक है, तो जाइमेज का काम क्या है? ग्लूकोज से क्या करना? इथेनॉल में परिवर्तित करना। ग्लूकोज से इथेनॉल में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? तो ग्लूकोज से इथेनॉल में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? तो जाइमेज करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोजाइम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, तो सही सुमेलित पूछ रहा है। कह रहा है कि अमाशय से सही है कि अम्ल का स्रावन होता है। कह रहा है कि बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है, ये भी सही है। कह रहा है यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये भी क्या है? सही है। तो इनमें से सभी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क में स्मरण कहाँ होता है?
तो इस बात को ध्यान रखना है कि मानव मस्तिष्क में जो स्मरण रखने की जो क्षमता होती है वो कहाँ होती है, तो सेरिब्रम में होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेरिब्रम। अब हम इस बात को सेरिबेलम में क्या होता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। सेरिबेलम में क्या होता है कि गति नियंत्रण करने का काम हो गया, या फिर ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण, या फिर शरीर का संतुलन की अगर बात करें तो ये सभी कहाँ हो जाएंगे, सेरिबेलम में हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है। तो भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली जो संस्था है वो क्या है, आरबीआई है। क्या है, आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारतीय साख समितियों द्वारा कृषकों को किस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो भारतीय साख के द्वारा मध्यकालीन, अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घ ऋण, सभी प्रकार के ऋण क्या होते हैं, उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है। तो ये जो है 18 से 50 वर्ष तक के व्यक्तियों को क्या कराई जाती है, उपलब्ध कराई जाती है। अब हम देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है कब शुरू किया गया था। तो इसको जो है 9 मई 2015 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष लागू होता है। तो भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर तथा गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, इनर्शिया कहेंगे, यानी जड़त्व कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कहेगा तो क्या हो जाएगा, सौर सेल हो जाएगा। ठीक है, सौर सेल हो जाएगा। अब है कि किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर, देखिए जब द्रव में क्या हो जाता है कि द्रव का तापमान अगर बढ़ जाए तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, घटता है। ठीक है, क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का तरत्व या तीव्रता, ध्वनि का पिच या श्रिलनेस जो है किस पे डिपेंड करता है, तो उसकी आवृत्ति पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत परिपथ में फ्यूज को किस में जोड़ेंगे। ठीक है, ये कह रहा है। तो विद्युत परिपथ को फ्यूज में जो है गर्म तार या जीवित तार में लगाया जाता है, उदासीन तार में लगाया जाता है, भू संपर्क तार में लगाया जाता है, या ये भी दोनों। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा कि गर्म तार यानी जीवित तार में लगाया जाता है। फ्यूज को किस तार में, यानी कि गर्म तार में लगाया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लोकलांशे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट है। लोकलांशे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट कौन सा है, तो इसका विद्युत अपघट कौन सा है, तो अमोनियम क्लोराइड है। क्या है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। कह रहा है कि किस स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, अपवर्तन है। ठीक है, अगर कहेगा छड़ी को मुड़ा हुआ दिखाई देना पानी में, तो इसका भी कारण क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़रूर से शेयर करें। ठीक है, तो देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित में से किस रंग वर्णक का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका होता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो वो होता है बैगनी का। ठीक है, तो आपका कितना स्कोर आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।